Good evening, class. I hope all are you good. As we know, today we are discussing about our new topic, quasi contract. As we know, we are continuing the Indian Contract Act series 1872, and the topic which is a quasi contract, which is mentioned in Indian Contract Act 1872, chapter 5 of sections 68 to 72. So let's we understand first of all what is the quasi contract. Quasi contract means a pseudo or a contract. What is a pseudo contract? Partially almost, and that is a void cannot also be called a pseudo contract. A quasi contract is an agreement that is a retrospective in nature. Generally, this kind of agreement take place between the parties who have no prior contractual commitment or intention getting into contract. The concept of quasi contract to rectify situation where one side acquires something at the desirement of the other sides. In a layman, we understand that one party from benefiting financially in a situation while financially draining the other party, and such agreement is enforceable by the approval of other party which is responsible for providing the goods or services, but it is not necessary to keep this factor in mind before enforcing a quasi contract. So let's we understand in the topic in Hindi, what is a quasi contract? अर्ध अनुबंध क्या है? अर्ध अनुबंध को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अध्याय 5 से 68 से 72 में बताया गया है। अर्ध अनुबंध का निर्माण करने का एकमात्र कारक क्या है कि पहले पक्षों में आपस में कोई ऐसी समझ का अभाव होता है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और एक पक्ष के कर्तव्यों को दूसरे पक्ष के द्वारा करने का एक प्रयास अर्ध अनुबंध के लिए एक पक्ष के दूसरे के कर्तव्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जहां दूसरा पक्ष पहले की निजी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग उदाहरण से समझेंगे। पहला है कि एक काल्पनिक स्थिति में पार्टी ए को सड़क पर एक बटुआ मिलता है जो पार्टी बी का है। इस उदाहरण से पता चलता है कि पार्टी ए का पार्टी बी पर कुछ बकाया है, क्योंकि जब उनके पास पार्टी बी की संपत्ति अप्रत्यक्ष रूप से या गलती से है। अनुबंध केवल तभी लागू होगा जब पार्टी ए पार्टी बी के बटुए के मूल मालिक को वापस करने के लिए कोशिश किए बिना अपने पास रखने का फैसला करती है। तो आइए हम लोग समझेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 5 में अध्याय 5 और धारा 68 से 72 में बताया गया है। अर्ध अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं जिनके माध्यम से कुछ पारिवारिक सदस्यों के बारे में बताया जाता है। अनुबंध में समान पारिवारिक सदस्य कानून में निहित अनुबंध या अनुबंध के अर्थ के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि यह वास्तविक अनुबंध नहीं होता है। यह सहमति अनुबंध जो पूरी तरह से पक्षकारों के समझौते पर आधारित होता है। ये कानून की कल्पना की सहायता के अस्तित्व में आते हैं, जो रोमन कानून दायित्व अर्ध या पूर्व अनुबंध से ली गई है। अर्ध अनुबंध जानबूझकर पार्टियों द्वारा किया गया वास्तविक अनुबंध नहीं है। वास्तव में यह बिल्कुल भी अनुबंध नहीं है, क्योंकि इसके गठन के लिए आवश्यक तथ्यों की अनुपस्थिति होती है और यह एक वैधानिक आवश्यकता है। जैसे एक व्यक्ति, जैसा कि कानून में कहा गया है, दावेदार है और प्रतिवादी भी होना चाहिए, जिम्मेदार होगा जो क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करेगा। क्वासी शब्द का अर्थ है छदम, इसलिए क्वासी अनुबंध एक छदम अनुबंध है। जब हम किसी वैध अनुबंध के बारे में बात करते हैं तो प्रस्ताव और स्वीकृति, अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र इच्छा जैसे कुछ मौलिक तत्व होने चाहिए जो एक अनुबंध के लिए
आवश्यक तत्व हैं। ऐसे मामले में कहा जा सकता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे दायित्व को थोपता है जो सेकंड पार्टी को यह अधिकार प्रदान करता है कि भले ही अनुबंध के मूल तत्व मौजूद न हो, वे वादे कानूनी अनुबंध नहीं है, लेकिन न्यायालय उन्हें अनुबंध ही जैसे ट्रीट करता है और अनुबंध की तरह ही उन्हें इन्फोर्स कराता है, लागू कराता है। अर्ध अनुबंध के दायित्व विभिन्न सामाजिक संबंधों के कारण भी उत्पन्न होते हैं। अर्ध अनुबंध के पीछे मुख्यतः न्याय, समानता और जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस पर आधारित सिद्धांत है। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि पीटर और ओलिवर एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, जिसके तहत पीटर ओलिवर के घर पर फूलों की एक टोकरी पहुंचाने के लिए सहमत होता है। ओलिवर सभी फलों को और फूलों को खाने के बाद 1500 रुपये का भुगतान करने का वादा करता है। हालांकि पीटर गलती से ओलिवर के बजाय जॉन के घर पर फलों की टोकरी पहुंचा देता है। जब जॉन घर पहुंचता है तो वह मान लेता है कि फलों की टोकरी जन्मदिन का उपहार है और उन्हें खा लेता है। यद्यपि पीटर और जॉन के बीच कोई अनुबंध नहीं है, फिर भी न्यायालय इसे अर्ध अनुबंध मानता है और जॉन को आदेश देता है कि वह या तो फलों की टोकरी लौटा दे या फिर उस पीटर को उसके बदले में भुगतान कर दे। अर्ध अनुबंध की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं जो अर्ध अनुबंध को परिपूर्ण करती है। यह अधिकार किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि कानून द्वारा अधिरोपित किया गया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि यह अधिकार वर्ड अगेंस्ट एनी पर्सन नहीं, बल्कि सिर्फ एक खास व्यक्ति या इंडिविजुअल के खिलाफ उपलब्ध होता है। यह एक संविदात्मक अधिकार जैसा है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की तरह है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 68 से 72 में 5 परिस्थितियों का विवरण दिया गया है, जिसके तहत अर्ध अनुबंध अस्तित्व में आता है। और ये अनुबंध जो है वो पक्षकारों के बीच कोई वास्तविक अनुबंध नहीं होता है। कानून की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इन अनुबंधों में संबंधित दायित्व जुड़ा होता है। तो आइए हम समझते हैं धारा 68 जो अर्ध अनुबंध के प्रकारों में से एक है। अर्ध अनुबंध को समझते हैं। अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्तियों को आपूर्ति की जाने वाली आवश्यकता। कोई व्यक्ति जो कि अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ है, जैसे कि एक पागल या नाबालिग, यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की जीवन स्थितियों के अनुकूल आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है, तो वह उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। जॉन एक पागल है और पीटर जॉन को उसकी जीवन की स्थिति के अनुकूल कुछ आवश्यक चीजें मुहैया कराता है। हालांकि जॉन के पास पैसे या मानसिक संतुलन नहीं है, वह पीटर को भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे अर्ध अनुबंध कहा जाता है। पीटर जॉन की संपत्ति से प्रतिपूर्ति का हकदार है। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि जॉन और पीटर में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि पीटर जो होता है वो मेंटली इनकैपेबल होता है और उसके राइट्स और लायबिलिटी को फुलफिल करता है पीटर। तो पीटर जो है जॉन की प्रॉपर्टी से अपने उस राइट्स और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में जो भी कॉस्ट और रिमनरेशंस लगा है उनको वो वसूल सकता है और उनकी संपत्तियों को विक्रय करके, सेल करके या फिर मॉर्गेज करके उसमें लगे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए जो भी मनी या पैसे लगे हैं वो वसूल कर सकता है और इसे अर्ध अनुबंध की श्रेणी में रखा जाता है। और इस चीज़ को साबित करने के लिए पीटर को 2 बातें जरूर साबित करना पड़ेगा कि जॉन जो है वो पागल है, इंसेन पर्सन है और आपूर्ति किए गए सामान जॉन के लिए उस समय आवश्यक थे जब उन्हें बेचा या वितरित किया गया था, कि ये जो प्रॉपर्टी हमने सेल की है वो जॉन के लिए
उस टाइम पे ज़रूरत थी, तब ये बेच करके और उनके बेनिफिट के लिए किया गया था, इसलिए ये ज़रूरी है। धारा 69 कहती है कि किसी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भुगतान, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से धनराशि का भुगतान करता है जिसे देने के लिए दूसरा व्यक्ति कानूनन बाध्य है, तो वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। पीटर एक जमींदार है। उसने अपनी जमीन जॉन नामक किसान को पट्टे पर दे दी है। हालांकि पीटर सरकार को देय राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है। नोटिस भेजने और भुगतान प्राप्त न होने के बाद सरकार जमीन जॉन को पट्टे पर दे दी गई। बिक्री के लिए एक विज्ञापन जारी करती है। राजस्व कानून के अनुसार एक बार जमीन बिक जाने के बाद जॉन का पट्टा या समझौता रद्द हो जाता है। मतलब कि इस उदाहरण में ये बताया गया है कि पीटर एक जमींदार थे जिन्होंने जॉन नामक किसान को ये पट्टे पर भूमि दी थी, और पीटर सरकार को जो भी टैक्स था, टैक्स रेवेन्यू वो दे नहीं पा रहे थे। तो सरकार ने इस संपत्ति को बेचने के लिए एक नोटिस निकाली, और अगर नोटिस के हिसाब से संपत्ति विक्रय हो जाती है तो जो जॉन को किया गया समझौता है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और इनवैलिड हो जाएगा। जॉन जमीन को छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उस जमीन पर उसने कड़ी मेहनत की और उसमें अच्छी पैदावार होने लगती है। बिक्री को रोकने के लिए जॉन सरकार को पीटर से बकाया राशि का भुगतान करता है। इस परिदृश्य में पीटर जॉन को उक्त राशि वापस करने के लिए बाध्य है, और सरकार अगर उस लैंड को एक्वायर कर लेती है तो जो भी पीटर ने जॉन के रेफरेंस में जो भी उसकी लागत थी उसको वो वापस करने के लिए पीटर लायबल होगा। धारा 70 कहती है गैर अनुग्रहकारी कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। कोई व्यक्ति जो वैधानिक रूप से कुछ कर रहा है या किसी को कुछ दे रहा है लेकिन ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, और दूसरा व्यक्ति किए गए कार्य या वितरित किए गए सामान का लाभ उठा रहा है, तो ऐसे मामले में दूसरा व्यक्ति उस कार्य या प्राप्त किए गए सामान के लिए पूर्व को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायित्व है। यह मुआवजा धन के रूप में हो सकता है। दूसरा व्यक्ति यदि संभव हो तो वितरित किए गए सामान को वापस कर सकता है। हालांकि ये वादी को 3 पॉइंट साबित करने पड़ेंगे। जो कार्य या चीज़ दी गई है वो वैलिड है, उन्होंने ऐसा बिना किसी स्वार्थ के नहीं किया हो, दूसरे व्यक्ति ने उसका यदि लाभ उठाया हो, और ये तीनों चीज़ें साबित करनी पड़ेगी, तभी धारा 70 का लाभ उन्हें मिल पाएगा। धारा 71 जो कहती है वो कहती है माल खोजने वाले की जिम्मेदारी। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का सामान मिलता है, वह उसे अपने कब्जे में ले लेता है, तो उन्हें निम्नलिखित जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ेगा। विवेकशील व्यक्ति की तरह सामान की देखभाल करें। कोई भी अगर हमें फाइंडर्स ऑफ गुड्स हैं और वो हमें मिलती है तो उसे हमें बड़े जिम्मेदारी से उसकी लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा, उसकी केयर टेक करना पड़ेगा। माल को हड़पने का कोई अधिकार नहीं है उसको, मतलब ऐसा कोई इलविल इंटेंशन नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा। माल मालिक को वापस कर दे यदि मिल जाए, और उस व्यक्ति का इंटेंशन है कि यदि इसका रियल ओनर मिलेगा तो हम इसे वापस कर देंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पीटर एक फूलों की दुकान का मालिक है। ओलिविया उसके पास गुलदस्ता खरीदने जाती है, लेकिन अपना पर्स दुकान में भूल जाती है। दुर्भाग्य से पर्स में उसकी पहचान का पता लगाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। पीटर पर्स को चेकआउट काउंटर पर यह सोचकर छोड़ देता है कि वह उसे लेने के लिए वापस आएगी। पीटर की दुकान पर काम करने वाले सहायक जॉन को काउंटर पर पड़ा पर्स मिलता है और वह पीटर को बताए बिना उस दराज में रख देता है। वह अपनी शिफ्ट खत्म करके घर चला जाता है। जब ओलिविया अपना पर्स ढूंढते हुए वापस लौटती है तो पीटर उसे नहीं पाता। वह मुआवजा पाने का हकदार है क्योंकि उसने पर्स का ध्यान नहीं रखा, जो कोई भी समझदार व्यक्ति रखता है। सीधा सा एग्जाम्पल था। धारा 72 जो कहती है वो कहती है गलती या दबाव में से किया गया धन या दिया गया पैसा।
यदि कोई व्यक्ति गलती या जबरदस्ती से धन या सामान प्राप्त करता है तो उसे चुकाना या वापस करना होगा। उदाहरण, पीटर ने लीज की शर्तों को गलत समझा और नगर पालिका कर का गलत भुगतान कर दिया। जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने प्रतिपूर्ति के लिए नगर पालिका अधिकारियों से संपर्क किया। वह प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है क्योंकि उसने गलती से एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं। इस प्रकार कोवर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिया गया या किया गया कोई अन्य माध्यम शामिल है तो पुनः वापस किया जा सकता है। पीटर और ओलिवर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जिसके तहत पीटर ओलिवर के घर पे फूलों की एक टोकरी पहुंचाने के लिए सहमत होता है। ओलिवर सभी फलों को खाने के बाद 1500 रुपये भुगतान करने का वादा करता है। हालांकि पीटर गलती से ओलिवर की बजाय जॉन के घर पर फलों की टोकरी पहुंचा देता है। जब जॉन घर जाता है तो समझता है कि फूलों की टोकरी जन्मदिन का उपहार है, लेकिन उन्हें खा लेता है। क्या जॉन सामान के लिए भुगतान करना होगा? तो हाँ, जॉन को फलों की टोकरी के लिए भुगतान करना होगा क्योंकि जॉन और पीटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, लेकिन कोर्ट उसे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कंसीडर करती है। तो जॉन को डायरेक्शन दे सकती है कि वह फलों की टोकरी को या तो वापस कर दे या उसके लिए जो भी उसका कास्ट है उसको पेमेंट कर दे। तो आज हम लोगों ने समझा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 चैप्टर 7 का सेक्शन 68 से 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में।